25 जुलाई 2024 को मुंबई पुलिस को उरण इलाके में एक लड़के की लाश मिलती है। लाश की हालत इतनी ज़्यादा खराब होती है कि उसके जितने भी अंग थे सभी अंग में चाकू से वार किया गया था। इतना ही नहीं, उस लड़की के चेहरे को काफ़ी बुरी तरीके से कुचल दिया गया था। साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट तक को नहीं छोड़ा गया था, उसके प्राइवेट पार्ट को भी चाकू से वार करके कुचल दिया गया था। तो कौन थी ये लड़की और क्यों इतनी बेरहमी से इसको मार दिया गया था, जानेंगे हम आज की वीडियो में। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मुंबई के उरण इलाके में एक लड़की रहा करती थी, उसका नाम था यशस्वी शिंदे। यशस्वी शिंदे पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा तेज थी और उसने अपना बीकॉम भी कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद वो एक प्राइवेट कंपनी में बतौर डेटा एंट्री ऑपरेटर काम पर लग जाती है। वो रेगुलरली वहाँ पर काम पर जाती है। वो अपनी जॉब से काफ़ी ज़्यादा खुश थी, उसके परिवार वाले भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे और उसका करियर एकदम सही से चल रहा था। अब एक दिन 25 जुलाई को वो अपने काम के लिए ऑफिस के लिए निकलती है, लेकिन शाम को वो घर पर वापस नहीं आती है। अब परिवार वालों को काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि वो हर रोज़ रेगुलर टाइम पर घर पर आ जाती थी। अगर उसको घर पर टाइम पर आने में कुछ देर होने वाली होती थी तो वो कॉल कर बता देती थी कि आज मैं देर से आऊँगी, लेकिन आज ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसका कोई भी कॉल नहीं आया था। तो वो अब उसकी जो सहेली होती है उसको कॉल करते हैं। पहले तो उसके फ़ोन पर कॉल करते हैं, लेकिन उसका जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ आता है। तो उसकी सहेलियों को कॉल करते हैं। सहेली से वो कहती है कि हमारे साथ तो वो नहीं है। उसके बाद शाम से रात हो जाती है। तो ऐसे में वो अब उसके जो कुछ रिश्तेदार होते हैं वहाँ पर कॉल करके पूछते हैं कि क्या हमारी बेटी आपका घर पर आई है। तो रिश्तेदार भी कहते हैं हमारे घर पर आपकी बेटी नहीं आई है। अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी तो वो अब पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं, क्योंकि लड़की काफ़ी ज़्यादा जवान थी। तो इस वजह से पुलिस वाले भी इसकी जो रिपोर्ट है तुरंत लिख लेते हैं और आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन है सभी जगह पे इसकी फ़ोटो और डिटेल्स भेज देते हैं और कहते हैं अगर आपको इस लड़के के बारे में कुछ भी पता चलता है तो आप हमें बता दीजिएगा। अब ऐसे में पूरी रात बीत जाती है, लेकिन लड़की का कुछ भी पता नहीं चलता है। अब दूसरे दिन सुबह 26 तारीख को कुछ लोग उरण इलाके में टहलने के लिए निकलते हैं। उन लोगों का ध्यान रास्ते पर पड़ी एक चीज़ पर पड़ता है, जहाँ पर कुत्ते उस चीज़ को नोच रहे थे। जब पास जाकर देखते हैं तो उन लोगों की चीखें निकल जाती है, क्योंकि वो एक लड़की की लाश थी। वो लोग तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस वहाँ पर आ जाती है। पुलिस जैसे आते हैं और उसको जैसे देखती है तो सभी पुलिस वालों के कलेजे काँप उठते हैं, क्योंकि वो जो लड़की की लाश थी वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से कटी फटी हुई थी। उसको जितने भी अंग थे सभी जगह पे चाकू से मारा गया था। उसके चेहरे को नोच लिया गया था और उसके जो चेहरे पे कुछ कुचल दिया गया था और उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसको भी नहीं छोड़ा गया था। उसको भी काफ़ी बेरहमी से मारा गया था, काटा गया था और उसको भी कुचल दिया गया था। क्योंकि मुझे जो लाशें पूरी रात वहाँ पर पड़ी हुई थी और पास में कुछ कूड़ेदान भी था, तो वहाँ के कुछ कुत्ते आकर इस लाश को नोच भी रहे थे। तो इस समय इस लाश को पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था और ये सिर्फ आधी अधूरी ही लाश बची थी और इसका जो चेहरा इतना खराब हो चुका था कि इसकी पहचान नहीं हो सकती थी। अब पुलिस इस आधी अधूरी लाश को लेकर अस्पताल जाते हैं और इसका पोस्टमार्टम करवाते हैं। और क्योंकि एक दिन पहले एक आदमी ने अपनी बेटी का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया था तो उसको भी यहाँ पर बुलाया जाता है। वो आदमी जैसे वहाँ पर आता है वो तुरंत ही चीख पड़ता है और अपनी बेटी को पहचान लेता है, क्योंकि उसके जो बॉडी थे उसका चेहरा तो पहचानने लायक नहीं रहा था, लेकिन उसके जो कपड़े थे और उसके शरीर पे कुछ टैटू भी बने हुए थे। तो वो आदमी उस टैटू और उस कपड़े की वजह से अपनी बेटी को पहचान लेता है। उसके बाद पुलिस उसको पूछती है कि अगर ये आपकी बेटी है और इसका कत्ल हुआ है तो क्या आपका किसी के साथ कुछ दुश्मनी थी या तो फिर कुछ झगड़ा हुआ था जिसका बदला लेने के लिए ये चीज़ की गई हो। तो वो आदमी कहता है नहीं, हमारा तो ऐसा किसी के साथ कोई भी झगड़ा नहीं हुआ, ना ही हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी है। तो पुलिस उनको फिर से पूछती है तो आप ठीक से याद कीजिए, क्या पहले भूतकाल में ऐसा कुछ हुआ है जिसका बदला लेने के लिए अभी ये चीज़ हुई हो। तो वो ठीक से याद करते तो उनको एक चीज़ याद आती है। वो कहते हैं हाँ, एक लड़का था जिसका नाम था दाऊद शेख। दाऊद शेख इस लड़की के साथ ही पढ़ता था, इसके आसपास में रहता था, कभी कभी इसके साथ भी आता था, घर पर भी आता था और बातचीत भी करता था। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन एक दिन वो इसका यौन शोषण करता है, इसको गलत तरीके से छूता है और इसके साथ गलत तरीके से बातचीत भी करता है। जब ये बात इसके पिताजी को पता चलती है, लड़के के पिताजी को पता चलती है, तो वो इसके ऊपर केस कर देते हैं और फिर केस जो है कोर्ट में जाता है और वहाँ पर पॉक्सको एक्ट के हेठर उसको सज़ा भी होती है। उसके बाद उसके पिताजी बोलते हैं उसको सज़ा होने के बाद वो कहाँ पर है उसका हमको कुछ भी पता नहीं है, उसको हमने कभी भी देखा भी नहीं है।
पुलिस वाले फिर अब सबसे पहले तो उसी लड़के की तलाश में लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरा कोई भी सस्पेक्ट मिल नहीं रहा था। सिर्फ यही एक लड़का था जो हो सकता है कि उसने जो जो सज़ा दिलवाई थी उसका बदला लेने के लिए किया हो। तो सबसे पहले तो उसकी कुछ तलाश करते हैं, लेकिन पता चलता है क्योंकि उसके कुछ जो पुराने ठिकाने होते हैं, उसके कुछ पर जानने पहचानने वाले होते हैं, वहाँ पर जाके जब पूछताछ होती है तो वो लोग बताते हैं कि वो अभी यहाँ पर नहीं है। वो अभी 1.5 साल पहले जेल से छूट गया है और छूटने के बाद वो यहाँ पर नहीं रहता है। वो कहता था अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, मैं इस पूरे इलाके को छोड़कर चला जाऊँगा। तो अब वो कर्नाटक में चला गया, जहाँ पर अब बेंगलुरु में काम करता है। जब पुलिस को इस बात का पता चलता है कि वो अब जेल से छूट चुका है, तो पुलिस का जो शक है वो यकीन में बदलता है, क्योंकि वो सोचते हैं अगर वो छूट चुका है तो हो सकता है वही ये चीज़ करे। लेकिन लोगों का ये कहना था कि वो तो यहाँ पर है ही नहीं, वो तो बेंगलुरु में रहता है। तो पुलिस अब एक टीम को बेंगलुरु भेजती है देखने के लिए कि क्या वो यहाँ पर है या तो फिर वो बेंगलुरु में है। तो एक टीम वहाँ पर रवाना हो जाती है। उसके बाद दूसरी जो टीम होती है वो यहाँ पर तलाश शुरू करती है। सबसे पहले तो लड़की के जो सहेलियाँ होती है उसके पास जाते हैं और उसको पूछते हैं कि क्या इस लड़की का आपको कुछ भी पता है, कि इसका किसी के साथ कुछ अफेयर था या तो फिर किसी के साथ कुछ बातचीत होती थी या तो किसी से मिलती थी। अगर आपको कुछ पता है तो हमें बताइए। जब इस लड़के की सहेलियों से पूछताछ होती है तो उसमें से एक सहेली सामने आती है और वो कहती है कि हाँ, ये जब हादसा हुआ उससे एक दिन पहले ये लड़की मेरे घर पर आई थी और आने के बाद उसने मुझसे कहा था कि मुझे एक लड़का मिलने के लिए बुला रहा है, लेकिन मुझे उससे मिलने नहीं जाना है, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे उसको मिलने के लिए जाना पड़ेगा। तो तब वो ये सहेली उसको बोलती है अगर तुझे डर लग रहा है तो मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, लेकिन वो उसको साथ में आने से मना कर देती है और उसको कहाँ पर मिलने जाने का एग्जैक्ट इलाका भी नहीं बताती है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर से बताती है कि वो उरण के ही किसी इलाके में मिलने वाली है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जब पुलिस को इस बात का पता चलता है तो उरण के जितने भी इलाके हैं सभी इलाके में पुलिस जाती है और जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरा से उसको चेक करना स्टार्ट करती है। ऐसे में उनको एक सफलता भी मिलती है। ये जो लड़की का घर था वहाँ से थोड़ी दूर पर एक इलाका था जहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है। उसको जब चेक करते हैं तो उस वाले सीसीटीवी कैमरा में ये वाली लड़की जो यशस्वी है वो वहाँ पर जहाँ से जाती हुई दिखती है। साथ ही वो फ़ोन पर किसी के साथ बात कर रही है वो भी उसमें दिखाई देता है। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे को और जब चेक किया जाता है तो जैसे ही ये यशस्वी वहाँ से निकल जाती है उसके 5 या 6 मिनट के बाद एक और लड़का उसके पीछे पीछे जाता हुआ दिखता है। उसके बाद इस सीसीटीवी कैमरे को ऐसा नहीं दिखता है जिसके ऊपर शक हो, सिर्फ यही एक लड़का होता है जिसके ऊपर ऐसा लग रहा था कि हो सकता है ये इसी लड़के ने इसका कत्ल किया हो। इसके बाद पुलिस वाले इस वाले सीसीटीवी कैमरे से उस लड़के की तस्वीर को निकालते हैं। तस्वीर निकालने के बाद उस लड़के के माता पिता के पास जाते हैं। माँ बाप के पास जाने के बाद उसको फ़ोटो दिखाते हैं और बोलते हैं कि क्या आप इसको जानते हो। तो उसके माता पिता काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि ये वही लड़का था जिसका इनका 6 साल पहले झगड़ा हुआ था, दाऊद शेख। तो वो तुरंत ही बता देते हैं कि यही दाऊद शेख है, इसी के साथ हमारा झगड़ा हुआ था। तो पुलिस को जैसे इस बात का पता चलता है तो वो लोग जो टीम बेंगलुरु गई थी दाऊद शेख को ढूंढने के लिए उनको कॉल करते तुरंत कहते हैं आप किसी भी तरीके से दाऊद शेख को ढूंढकर यहाँ पर लेकर आइए, वही कातिल है। तो अब पुलिस वहाँ पे जो बेंगलुरु गई हुई है वो दाऊद शेख को अच्छे से ढूंढती है। सबसे पहले उसके दादी के घर पर जाती है, वहाँ पर वो नहीं मिलता है। वहाँ पर सिर्फ वो अपना फ़ोन जो है वहाँ पर स्विच ऑफ करके रख देता है और वहाँ पर वो पहाड़ी पे कहीं पे चला गया होता है। पुलिस वहाँ पे उसने कुछ मुखबिर होते हैं जो उसको बताते हैं पुलिस वालों को कि यहाँ पर ये छुपा हुआ है। तो पुलिस वहाँ पर जाती है और उनको ढूंढकर उसको वहाँ से लेके आती है। अब जब पुलिस उसको लेकर आ रही थी उसी टाइम पे यहाँ पर पुलिस की एक टीम ने ये जो यशस्वी है उसके कॉल डिटेल्स को भी खंगालना स्टार्ट कर दिया था। तो वहाँ से उनको 2 नंबर ऐसे मिलते हैं जिस पर यशस्वी काफ़ी ज़्यादा बात कर रही थी, बार बार उसको कॉल कर रही थी, काफ़ी लंबे टाइम तक इसी 2 नंबर पर बात भी हो रही थी। जब इन दोनों नंबर को देखा गया किसका नंबर है तो यहाँ पर भी एक बात सामने आई। इसमें जो एक नंबर था वो था दाऊद शेख का और जो दूसरा नंबर था वो किसी मोहसिन का था। अब जब दाऊद शेख का नंबर यहाँ पे सामने आता है तो पुलिस काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि लड़के के पापा का ये कहना था कि जब से हमने उसको सज़ा दिलवाई है उसके बाद ना तो वो हमें कभी दिखा है, ना ही हमारे घर के आसपास आया है और ना ही हमारी बेटी ने कभी उसका जिक्र भी किया है। तो आखिर ये लड़की दाऊद शेख से इतनी ज़्यादा बात क्यों कर रही थी। अब ये बात तो सिर्फ दाऊद शेख ही बता सकता था, क्योंकि लड़की तो अभी मर चुकी थी। तो जब बेंगलुरु जो टीम उसको पकड़ने के लिए गई थी वो अब वहाँ से दाऊद शेख को लेकर आती है। आने के बाद दाऊद शेख से पूछताछ होती है और वो सारी कहानी बताता है। उसका ये कहना होता है कि जब ये दोनों छोटे थे, साथ में पढ़ाई करते थे, तभी इन दोनों के बीच में अफेयर शुरू था और काफ़ी सालों तक ये अफेयर रहा था।
उस टाइम पे इसके पिताजी इन दोनों को साथ में देख लेते हैं। जब साथ में देखते हैं तो उनको ये लगता है कि जो दाऊद शेख है वो इसकी बेटी का यौन शोषण कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, उसकी छेड़ती कर रहा है। तो ये सोचकर वो इसके ऊपर केस कर देते हैं। जब केस होता है तो इसको सज़ा होती है और ये जेल चला जाता है। जब जेल चला जाता है तो उसके बाद इसके और यशस्वी के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है। ऐसे में जो लड़की है वो उसको भुला देती है और ये जब जेल से छूटकर वापस आता है तो ये भी अब यहाँ पर इस इलाके में नहीं रहता है, वो बेंगलुरु चला जाता है। बेंगलुरु जाने के बाद वो फिर से यशस्वी का कांटेक्ट करता है और वो मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन यशस्वी अब इसको मिलने से साफ इनकार कर देती है, मैं तुमसे कभी भी मिलना नहीं चाहती हूँ। लेकिन अब दाऊद शेख जो है, जब ये दोनों बचपन में साथ में थे उस टाइम पे कुछ ऐसी तस्वीरें इसने खींच रखी थी और अपने मोबाइल में सेव करके रखी हुई थी। तो वो उसको बोलता है कि अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे तो ये जो सारी हमारी जो प्राइवेट तस्वीरें हैं वो सारी मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। जब इस बात का पता चलता है तो लड़की उससे मिलने के लिए राज़ी हो जाती है। तो इस तरह से फिर से इन दोनों का मिलना शुरू हो जाता है। वो दोनों कई बार मिलते हैं, फ़ोन पर बातचीत करते रहते हैं और इसी तरह से इन दोनों का जो रिश्ता है वो चल रहा था। लेकिन इसके माता पिता को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं थी। अब ऐसे ऐसे काफ़ी सारे इस तरह से दिन बीत जाते हैं। लेकिन लड़की अब जो है दाऊद शेख को कहती है कि तुम मेरे जितने भी प्राइवेट फ़ोटोज़ है उसको आप डिलीट कर दीजिए क्योंकि अब मेरी शादी होने वाली है। लेकिन दाऊद शेख ये मानने को तैयार नहीं था और वो कहता है कि तुम मेरे साथ ही शादी कर लो और मेरे साथ मेरे गांव चलो। लेकिन लड़की इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इस बात पे दोनों के बीच में कई बार झगड़े होते थे। अब जो यहाँ पे दूसरा जो नंबर आया था मोहसिन का, अब जो मोहसिन है वो दाऊद शेख का ही दोस्त होता है। अब जब दाऊद शेख और यशस्वी के बीच में जब भी झगड़ा होता था तो यशस्वी दाऊद शेख के नंबर को ब्लॉक कर देती थी। तो ऐसे में बात करने के लिए दाऊद शेख यही मोहसिन का नंबर लेता था और इसी नंबर से वो बात करता था। तो दोस्तों यहाँ पर जो मोहसिन का दूसरा कोई भी रोल नहीं था। इसके बाद आगे की कहानी वो बताता है और कहता है कि मैंने 24 जुलाई को यशस्वी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वो तुरंत ही मना कर देती है, मैं तुमसे मिलने नहीं आऊँगी। ऐसे में 24 जुलाई को इसने अपने फेसबुक अकाउंट पे यशस्वी का एक प्राइवेट फ़ोटो अपलोड कर दिया था। जब ये फ़ोटो अपलोड होता है तो यशस्वी तुरंत ही इसको कॉल करती है और फ़ोटो को डिलीट करने के लिए कहती है। लेकिन ये यही बात कहता है, अगर तुम मुझसे मिलने के लिए आओगी तभी मैं फ़ोटो को डिलीट करूँगा। तो अब वो यशस्वी मिलने के लिए आने के लिए तैयार हो जाती है। तो वो 25 तारीख को मिलने का तय करते हैं। तो 25 जुलाई को लड़की इसको मिलने के लिए जाती है और दाऊद शेख को कॉल करके बुलाती है कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। अब दाऊद शेख जो है उसको मिलने के लिए जाता है। जब भी जाता है तो सबसे पहले तो यशस्वी इसको बोलती है कि तुम अब मेरी जो फ़ोटो अपलोड की है उस फ़ोटो को डिलीट कर दीजिए। तो ये जो है उस फ़ोटो को डिलीट कर देता है। उसके बाद यशस्वी ये भी कहती है कि अब मेरे जितने भी फ़ोटो आपकी फ़ोन में है उन सभी फ़ोटो को परमानेंटली आप डिलीट कर दीजिए। लेकिन इस बात को वो नहीं मानता और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि अब तुमको मेरे साथ शादी करके मेरे साथ आना होगा और मेरे होम टाउन पे भी जाना होगा। लेकिन वो इस बात को नहीं मानती है। इसी बात पे दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये अब उसको मारने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि जब ये मिलने के लिए आता है तब पहले से अपने साथ एक चाकू लेके आता है, क्योंकि इसने सोच के रखा था अगर आज वो नहीं मानेगी तो मैं इसको मार डालूंगा। तो चाकू निकालता है और इसको मारना शुरू कर देता है। इतने ज़्यादा घाव देता है कि लड़की की मौत वहीं पे हो जाती है। उसके बाद उसके चेहरे को पूरी तरह से बिगाड़ देता है और उसके प्राइवेट पार्ट पे भी हमला करता है और उसको पूरी तरह से काट के उसको भी पूरी तरह से कुचल देता है। तो इस तरह से इस कत्ल का पूरा खुलासा होता है। तो यहाँ पर एक सीक्रेट लव ने एक 20 साल की लड़की की जान ले ली। तो यह थी आज की कहानी।